अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रॉपी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इंट्रॉपी का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले वो रडल्फ सेल्सियस ने 1876 के अंदर जो है ना वो यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये बेस करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। और एक नई स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, सिंपली इंट्रॉपी को डिफाइन किया जाता है कि डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रॉपी। यानी एक सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस कितनी है वो इंट्रॉपी बताती है। इंट्रॉपी स्टेट वेरिएबल है, और ये कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी और इससे कितना उसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी या ऑर्डरनेस कितना ख़राब होगा उसका, तो इससे इंट्रॉपी मेजर की जाती है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। यानी एक सिंपल सी एग्जांपल पहले आप समझ लें, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें देखें। अब अगर सिंपल सी एग्जांपल ये कि अगर आप सुबह कॉलेज जाने के लिए उठते हैं अपने रूम में, तो आप अलमारी खोल के अपने यूनिफॉर्म निकालते हैं और बेड पे फेंकते हैं और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, रेडी हो जाते हैं कॉलेज के लिए। अब डेफिनेटली आपने अपना रूम जो है ना, उसकी चीज़ें जो है ना वो जहाँ जहाँ पड़ी थी उन प्रॉपर जगह पे उसको आपने डिस्टर्ब किया। जब वो चीज़ें हर जगह अपनी प्रॉपर जगह पे मौजूद थी तो इंट्रॉपी आपके रूम की मिनिमम थी, लेकिन आपने उसे यूज़ किया और उससे अपना काम लिया है, तो उससे चीज़ें जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहीं, तो तब डिसऑर्डरनेस आ गई है सिस्टम के अंदर या उस रूम के अंदर कह लें, तो उसकी इंट्रॉपी जो है ना अब बढ़ गई है। तो इसी तरह अगर आप एक प्लेट के अंदर एक शुगर लें और एक प्लेट के अंदर सॉल्ट ले लें और वो सेपरेटली हैं दोनों, तो डेफिनेटली उनकी इंट्रॉपी मिनिमम। अगर आप मिक्सअप कर देंगे तो बहुत यानी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, तो वो इंट्रॉपी सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो इस तरह से है कि एक सिस्टम के अंदर ऑर्डरनेस जो है वो कितनी है, डिसऑर्डरनेस को जो है ना मेजर करना ही जो है ना इंट्रॉपी कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो वही बताया गया कि एक अगर इंटरनल एनर्जी जो है चेंज होती है सिस्टम की, तो डेफिनेटली उसके मालिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगी। गैस की अगर बात करें तो इंट्रॉपी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर बात की गई है इंट्रॉपी हमेशा पॉजिटिव आती है जब भी कोई प्रोसेस जो है ना वो रन करता है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस हो चाहे आर्टिफिशियली आप थर्मोडायनामिक प्रोसेस जब रन करते हैं, तो उसमें इंट्रॉपी जो है वो सिस्टम की और प्लस इन्वायरमेंट की बढ़ती है, कम नहीं होती है, और पॉजिटिव आती है हमेशा। जैसे यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि क्यू अमाउंट में हीट किसी रिजर्वायर से अब्जॉर्ब की गई है जिसका टेम्परेचर T1 था, और उसकी वजह से मतलब वो हीट जो है वो कंडक्टिंग रॉड की मदद से आप कंडक्ट कर रहे हैं T2 तक, और T1 ग्रेटर देन होगा T2 से। और जो इंट्रॉपी का चेंज आएगा यहाँ पर रिजर्वायर का, देखें Q जो है ना वो एक्सपेल कर रहा है अगर T1 रिजर्वायर, तो उसकी इंट्रॉपी कम होनी चाहिए और डेफिनेटली होगी। दूसरा ये कि जो T2 है वो रिजर्वायर है वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी इंट्रॉपी बढ़ेगी। तो अब एक की कम होगी दूसरे की बढ़ेगी, तो नेट चेंज कितना आएगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें जो T1 ग्रेटर देन है T2 से, जो हमने शुरू में ही कहा, तो Q ओवर T2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा Q ओवर T1 से, क्योंकि T2 छोटा है तो डिवाइडर में छोटी वैल्यू है तो वो बड़ी होगी, और T1 बड़ा है तो डिवाइडर में बड़ी है तो छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो Q2 ओवर T2 माइनस Q ओवर T1, इसका जो रिजल्ट आता है, डिफरेंस आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये नेट चेंज इन इंट्रॉपी। अब देखें, एक रिजर्वायर ने जो है ना हीट एक्सपेल की, दूसरे ने ऑब्जॉर्व की, एक की इंट्रॉपी कम हुई दूसरे की बढ़ी, तो डेफिनेटली नेट चेंज जो है वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे सेम आएगा, लेकिन जो इंट्रॉपी इसका जो नेट चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसमें ये होगा कि हमेशा इंट्रॉपी जो है ना इंक्रीज़ ही होगी। ये लॉ ऑफ इंट्रॉपी भी है। तो इसमें देखें, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट कॉजेज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट टू इंक्रीज। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगा वैसी डायरेक्शन में ही रन करेगा कि वो सिस्टम की और प्लस इन्वायरमेंट की इंट्रॉपी को बढ़ाएगा। तो इस तरह नेचुरल प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो इसी तरह प्रोसीड करते हैं कि वो लेस ऑर्डर से हाई डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, तो उसमें डिसऑर्डर जो है ना बढ़ता है, और इसका रिलेशन हम एंट्रोपी के साथ जोड़ते हैं। और मॉलिक्यूल अगर हम बात करें यानी उसकी सिस्टम की, जैसे गैस है सिंपली, उसको आप हीटअप करना शुरू करते हैं तो उसके एटम मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाती है, डेफिनेटली वहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाएगी। डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इंट्रॉपी जो है वो बढ़ेगी। अगर हम कूल डाउन करेंगे उस चीज़ को, डेफिनेटली हीट एक्सपेल होगी उसमें से, तो जो एटम मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है वो कम होगी, एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो रैंडमनेस है वो कम हो जाएगी। जब रैंडमनेस कम होगी तो डेफिनेटली ऑर्डरनेस आना शुरू होगी, जिसे हम कहेंगे इंट्रॉपी जो है ना यहाँ पर इन डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर रैंडमनेस बढ़ेगी, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, तो डेफिनेटली डिसऑर्डरनेस बढ़ती है और इससे इंट्रॉपी भी बढ़ जाती है। तो इस तरह एक प्रोसेस जो होता है वो प्रोबेबली जो उसका इंट्रॉपी है तो वो बढ़ती है और या कम होती है विद द टेम्परेचर, और या फिर
सेम रहती है। कुछ प्रोसेस देखें हमने पढ़े थे रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें तो एंट्रोपी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर एंट्रोपी जो है ना हमेशा इंक्रीज़ ही होती है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है ना वो लॉस हो जाएगी या गेन हो जाएगी, तो इसलिए एंट्रोपी जो है ना वो वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। और दूसरा यहाँ पर ये बता हीट का जो रिलेशन है एंट्रोपी के साथ वो ये है कि जैसे ही आप यानी कि हीट एनर्जी अनअवेलेबल हो जाती है फॉर यूज़फुल वर्क, यानी कि सपोज एक गर्म पानी गिलास में आपने डाला हुआ और एक ठंडे पानी का गिलास है, अगर आप उसको मिक्सअप कर देते हैं डेफिनेटली यहाँ हीट लॉस नहीं हुई कहीं भी। अब लेकिन आप उसमें से हॉट लेयर और कोल्ड लेयर को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस तरह वो एनर्जी जो है ना वो लॉस तो नहीं हुई, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है अब वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे हीट अनअवेलेबल होती जाएगी फॉर यूज़फुल वर्क, तो उसे कहेंगे ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह एंट्रोपी भी जो है ना वो बढ़ती है और थर्मल एनर्जी जो है वो एट दी एंड अनअवेलेबल हो जाएगी फॉर यूज़फुल वर्क। और तो जितने भी प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी चेंजेस आती हैं, यूज़फुल वर्क होता है, एनर्जी एक्सपेल होती है और सिस्टम की और प्लस इन्वायरमेंट की एंट्रोपी बढ़ती है। तो एट दी एंड क्या होगा, अब पूरी अगर हम अपनी अर्थ की सिस्टम की बात करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसका टेम्परेचर कम है और हमारे जो वर्किंग सब्सटेंसेस हैं जो इंजन वगैरह काम करते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा, तो वो हीट एक्सपेल कर पाते हैं एनवायरनमेंट में, जिससे वो प्रोसेस चलता है। अब एक जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डेफिनेटली जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर जब इक्वल आ जाएगा तो हीट फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, फिर हीट जो है ना वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। यानी हीट तो मौजूद होगी लेकिन वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी, क्योंकि हीट फ्लो ही नहीं कर सकेगी, तो डेफिनेटली उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा, तो तब एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप पूरे सिस्टम को यानी जितने भी सिस्टम है उसको मिला के पूरा सिस्टम एक ही कंसिडर कर लें यानी यूनिवर्स को, तो उसकी एंट्रोपी अगर ओवरऑल ऑब्जर्व की जाए तो वो ऑलवेज इंक्रीज़ ही होती है। और लास्टली ये है कि इन्वायरमेंट जो क्राइसिस हैं वो एंट्रोपी क्राइसिस उनको समझा जाता है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना हमें एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना देता है कि इन्वायरमेंट जो क्राइसिस आपके वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी इंजन डेवलप होगा लाजमी बात है उसने सारी हीट जो वो अब्जॉर्ब करेगा किसी एक हॉट रिजर्वायर से, उसको उसने यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं करना। लाजमी बात है उसने जो हीट अब्जॉर्ब की है उसका कुछ पार्ट उसने एक्सपेल लाजमी करना है, और जब वो एक्सपेल करेगा डेफिनेटली इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ होगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल पोल्यूशन बढ़ेगी, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएंगे, और जो सिस्टम लाइफ को सपोर्ट करता है वो डेफिनेटली उसमें डिसऑर्डरनेस आएगी, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी और वो डिस्टर्ब होगा। इस तरह जितने भी आप हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उससे जो है ना इन्वायरमेंट के अंदर जो थर्मल पोल्यूशन है वो बढ़ती है और डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है, और वो सिस्टम जो है ना वो डेफिनेटली फिर विद द टाइम जो है ना वो लाइफ के लिए सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यही बात की गई है। ये देखें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये इसके बारे में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। द इंक्रीज इन थर्मल पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट मीन्स इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड दैट कॉज ग्रेटर कंसर्न। इवन स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन have a sufficient effect on the metabolic rates in the plants and animals. This can cause serious disruption of the all overall ecological balance. In addition to the thermal pollution, the most energy transformation process such as heat engine and used for the transportation and for power generation cause air pollution. In fact, all forms of energy production have some undesirable effects, and in some cases all problem cannot be anticipated in advance. तो जितने भी प्रोसेस हमारे चाहे वो पावर जनरेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, उसमें जितने इंजन काम करते हैं वो सारे हीट एक्सपेल करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना टेम्परेचर बढ़ता है। और वो बेशक थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन उसका देखिए वो प्लांट्स और एनिमल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है उसका, तो कुछ स्पीसीज़ का सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, हीट अनअवेलेबल होती रहेगी फॉर यूज़फुल वर्क, और जो सिस्टम है वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाएगा और वो फिर लाइफ को सपोर्ट एट दी एंड नहीं करेगा। तो ये आपका चैप्टर जो है ना यहाँ क्लोज होता है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स जो ना वो डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट फिर चैप्टर नंबर 1 रह जाएगा आपका, उसमें नई चीज़ जो है ना कुछ डिमेंशन वो आप सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।